चलिए, इस क्लास में हम उपसंयोजी यौगिकों में समवायता पढ़ेंगे। उपसंयोजी यौगिकों में कौन कौन सी समवायता पाई जाती है, इसका अध्ययन हम लोग, इसकी चर्चा जो है वो इस क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा समवायता। समवायता होता क्या चीज़ है? तो समवायता जो है, जैसे कि आप लोग क्लास 11th में किए थे, सभी जानते हैं, समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र बिल्कुल समान होता है, लेकिन जिनके गुण और संरचना सूत्र बिल्कुल अलग अलग होते हैं। संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं, और ये जो गुण होता है वो गुण कहलाता है समवायता कहलाता है। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र बिल्कुल समान होंगे, लेकिन उनकी संरचना सूत्र में जब भिन्नता लाते हैं हम लोग, तो उस संरचना सूत्र में भिन्नता लाते ही उसके गुणों में भी भिन्नता आ जाती है। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं, और ये जो घटना होता है वो घटना कहलाता है समवायता कहलाता है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है उपसंयोजी यौगिकों में समवायता। तो उपसंयोजी यौगिकों में ये जो समवायता होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है संरचनात्मक समवायता। संरचनात्मक समवायता। और दूसरा होता है वो त्रिविम समवायता कहलाता है। तो ये जो संरचना के कारण में उनकी संरचना के कारण में जो समवयी पाया जाता है, समवायता पाई जाती है, वो 5 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है आयनन समवायता। दूसरा होता है हाइड्रेट समवायता। तीसरा होता है बंध समवायता। चौथा होता है बहुलीकरण समवायता। और 5वां होता है उपसहसंयोजी समवायता। उपसहसंयोजी समवायता। तो ये जो समवायता होता है ये 5 प्रकार का होता है, ये संरचनात्मक समवायता है। और जो त्रिविम समवायता होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशिक समवायता, और दूसरा होता है इसमें ज्यामिति समवायता। तो इस प्रकार से उपसंयोजी यौगिकों की समवायता है वो 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता में 5 प्रकार बताया मैंने आप लोगों को: आयनन समवायता, हाइड्रेट समवायता, बंध समवायता, बहुलीकरण समवायता और उपसंयोजी समवायता। जबकि त्रिविम समवायता बताया मैंने आप लोगों को 2 प्रकार का होता है, प्रकाशिक समवायता और ज्यामिति समवायता। अब हम लोग इन समवायता के बारे में अलग अलग बात करेंगे कि आयनन समवायता क्या होता है, हाइड्रेट क्या होता है, तो देखेंगे इसका विस्तार। अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आयनन समवायता की। तो ये आयनन समवायता क्या होता है उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। देखिए, आयनन समवायता जो है उपसंयोजी यौगिकों में तब उत्पन्न होता है जबकि मंडल के अंदर और बाहर जो लिगेंड दिए रहेंगे उनमें विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। जो लिगेंड होता है, जो मंडल के अंदर जो लिगेंड होता है वो बाहर चले जाता है, जो बाहर में जो लिगेंड रहता है वो मंडल के अंदर में चले आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिगेंडों के विनिमय के कारण में उत्पन्न होता है ये समवायता। लेकिन फिर इसका नाम कैसे पड़ा फिर आयनन समवायता? कारण क्या है इसका? तो कारण इसका यह है कि ये जो समवयी मिलेंगे, आयनन समवयी जो मिलते हैं, उनका जब हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं तो उस जलीय विलयन में इनका आयनन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया इसमें आयनन समवायता, क्योंकि इसमें जलीय विलयन में ये आयनित होने का जो गुण होता है उसमें अंतर पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, PTNH3 4Cl2 Br2 और
PTNH3 4Br2Cl2। चलिए देखिए यहां पर क्लोरो डाइक्लोरो दिख रहा है आप लोगों को, डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम, जो इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा 4 आएगा, इसमें ब्रोमाइड है। और दूसरा जो यहां पर टेट्राएमीन या टेट्राएमीनो डाइब्रोमो प्लेटिनम 4 क्लोराइड है। पहले एग्जांपल में यहां पे जो क्लोरो है वो अंदर है, ब्रोमाइड बाहर है। फिर इसका दूसरे भाग में देखते हैं तो जो ब्रोमाइड है वो अंदर चला आया हुआ है और जो क्लोरो था वो बाहर चले गया है। इस प्रकार से अगर मैं इसका आयनन करूंगा तो ये जो भाग होगा वो धन आयन के रूप में मिलेगा और ब्रोमाइड जो होगा वो ऋण आयन के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से जब यहां मैं करूंगा तो ये 2+ के रूप में ये मिलेगा और इसका क्लोराइड जो है वो इस प्रकार से मिलेगा। तो देख लीजिए इसका न तो धन आयन समान हो रहा है इसमें, न तो इसके ऋण आयन समान हो रहा है, आयनन बिल्कुल भिन्न भिन्न हो रहा है। इसलिए इस समवायता का नाम पड़ गया इसमें आयनन समवायता। दूसरा जो होता है अभी आप लोगों को बताया था हाइड्रेट समवायता है। ये हाइड्रेट समवायता क्या होता है देखिए, हाइड्रेट समवायता जैसे आप सभी को पता है हाइड्रेट मतलब होता है जल के अणु, जो जल का जो अणु होता है उसी को कहते हैं हाइड्रेट कहते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है इसको कि हाइड्रेट समवायता क्या होगा। एक ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिसमें हाइड्रेट के अणु को, जल के अणु को मंडल के अंदर और बाहर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जब हाइड्रेट के अणु को अर्थात जल के अणु को सहसंयोजी मंडल के अंदर और बाहर हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इनकी संरचना को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो उसके कारण में जो समवायी प्राप्त होगा वो समवायी कहलाएगा हाइड्रेट समवायी और ये घटना कहलाएगा हाइड्रेट समवायता। जैसे उदाहरण के लिए देखिए CrCl3 6H2O, ये एक यौगिक है। इस यौगिक का हमें 3 हाइड्रेट समवायी प्राप्त होते हैं। पहला CrH2O6Cl3, इसमें मैंने हाइड्रेट के सारे अणु को मंडल के अंदर में रखा हुआ है और क्लोराइड को बाहर रखा हुआ है। दूसरा CrH2O5Cl2H2O, यहाँ पर मैंने जल के 5 अणु को मंडल में ही रखा हुआ है, एक अणु को बाहर रखा हुआ है। और जो क्लोराइड था जो पहले तीनों बाहर था, इस बार मैंने एक को अंदर रखा है, 2 को बाहर रखा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे समवायता जब भी किसी का भी बनाएंगे तो बर्नर सिद्धांत के अनुसार आपको मालूम है कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका द्वितीयक संयोजकता बिल्कुल निश्चित होता है। इसलिए अगर यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 6 है तो हर एग्जाम्पल में आपका कोऑर्डिनेशन संख्या 6 ही होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन संख्या बदल गया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब भी विनिमय करवाएंगे, कोई सा भी समवायता कराएं, तो लिगेंडों का विनिमय कराते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें लिगेंडों की जो संख्या है, जो मंडल के अंदर लिगेंडों की संख्या है, जो कि उपसंयोजक संख्या होता है, वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। और एक और इसका एग्जाम्पल दिया मैंने CrH2O4Cl2Cl H2O2। तो यहाँ पर मैंने जल के 4 अणु को, हाइड्रेट के 4 अणु को मैंने मंडल में रखा, 2 को बाहर रखा। क्लोरीन जो था उसमें 2 को अंदर रखा, 1 को बाहर रखा। तो इस प्रकार से मेरे को 3 अलग अलग यौगिक मिले। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 हाइड्रेट क्लोराइड, और यहाँ पर टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3 हाइड्रेट क्लोराइड।
इसमें ये तीनों अलग अलग यौगिक है। इसका रंग आप देखेंगे तो ये बैंगनी रंग का रहता है, ये हल्का हरा रंग का रहता है, और ये जो है वो गाढ़ा हरे रंग का रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग यौगिक है, इसका जो रंग होगा वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये था हमारा हाइड्रेट समवायता। तीसरा मैंने आप लोगों को जो बताया था वो था बंध समवायता। तो ये बंध समवायता क्या होता है, देखिए बंध समवायता। ये बंध समवायता जो है ऐसे उपसंयोजी यौगिकों में पाई जाती है जिसमें एक ऐसा लिगेंड उपस्थित होता है जो बहुपरमाणुक होता है, और वो बहुपरमाणु जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके अलग अलग प्रकार के बंधों द्वारा जुड़ता है। यहाँ पे बंधों की प्रकृति जो होती है उस प्रकृति पर अंतर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बंध समवायता। तो बताया मैंने आप लोगों को, जब बहुपरमाणुक लिगेंड जो होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके अलग अलग प्रकार के बंधों के द्वारा जुड़ता है, तो उसके कारण में उत्पन्न होने वाला जो समवायता होता है वो बंध समवायता कहलाएगा, और ऐसे जो यौगिक होगा वो बंध समवयवी कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए CO, NO2, Cl, NH3, NH3, 2- और बाकी सेम रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये NH3, ये जो NO2 था यानी लिख दिया मैंने ONO लिखा यहाँ पर, NH3Cl, बाकी सेम है इसमें, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो NO2 है, जो नाइट्रो है, वो कोबाल्ट के साथ ये नाइट्रो बंध के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसी NO2 को मैंने यहाँ पे ONO लिख दिया है, इसका नाम नाइट्राइटो है, ये नाइट्राइटो बंध है ये। तो यहाँ पे बंध की जो प्रकृति वो अलग अलग है, एक में नाइट्रो बंध के साथ ये जुड़ा हुआ है लिगेंड, और दूसरे में ये नाइट्राइटो के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बंध की जो प्रकृति है उस बंध की प्रकृति में अंतर है, एक में नाइट्रो बंध दिख रहा है तो एक में नाइट्राइटो बंध दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो बंध समवायता जो होगा वो बहुपरमाणु लिगेंडों में ही रहेगा। जैसे दो रहेगा या एक ही परमाणु रहेगा तो एक परमाणु से तो उसके बंध की प्रकृति को बदल नहीं सकते। तो जैसे उदाहरण के लिए CN है, साइनो हो गया, ये आइसोसाइनो हो गया, या फिर थायो इसके साथ साथ में रहे। ऐसे जो बहुपरमाणु जो लिगेंड होते हैं उनमें ये गुण पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, चौथा देखते हैं इसमें बहुलीकरण समवायता। चौथा इसका बहुलीकरण समवायता। जैसे कि बहुलक हम समझते हैं, सरल अणु जो है वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के संयुक्त होकर के ये एक विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं, एक बड़ा सा अणु का निर्माण कर लेते हैं। जो बड़ा अणु बनता है वो कहलाता है बहुलक, और जो जुड़ने वाले जो छोटे अणु होते हैं वो कहलाता है एकलक। अर्थात एकलकों के संयोजन से बनने वाला यौगिक जो होता है वो बहुलक कहलाता है। तो इनमें एकलक और बहुलक में क्या रहता है, इनका मूलानुपाती सूत्र समान होता है, दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है, अणुसूत्र भिन्न भिन्न रहता है इसका। तो बहुलीकरण समवायता के अंदर में यही चीज आएगा। ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिनमें जो यौगिक में उपस्थित होने वाले जो केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड रहेंगे उनका मूलानुपाती जो सूत्र होगा वो मूलानुपात जो होगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा, लेकिन उसका जो अणु सूत्र होगा वो बिल्कुल भिन्न भिन्न रहेगा। मूलानुपाती सूत्र या मूलानुपात किनका किनका, केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड रहेगा उनका मूलानुपात बिल्कुल बराबर रहेगा, लेकिन जो संरचना सूत्र में जब उसको अणु सूत्र करेंगे उसमें अणु सूत्र जो होगा बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जैसे PTNH3 2Cl2 और
PTNH3 4 PTCl4। इसमें देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो यहाँ पर PT अनुपात NH3 अनुपात Cl निकालूँ मैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों में अनुपात अगर मैं निकालता हूँ तो ये 1:2:2 है। PT का 1 है यहाँ पर, NH3 जो है उसके 2 अणु है इसमें, और क्लोरीन जो दिख रहा है आप लोगों को जो लिगेंड के रूप में क्लोरो है वो इसका 2 दिख रहा है। तो इस प्रकार से इनमें इनका जो अनुपात हुआ वो 1:2:2 हुआ। यहाँ पर देखते हैं इस यौगिक में देखते हैं इसमें तो PT अनुपात NH3 अनुपात Cl निकालें तो PT के यहाँ पे 2 अणु है, NH3 जो है उसके 4 है और Cl का भी कितना है 4 है। तो इस प्रकार से इसको सरलीकृत करेंगे तो 1:2:2 है। तो इस प्रकार से दोनों जो दिख रहा है आप लोगों को, दोनों यौगिक जो दिख रहा है, इन दोनों यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है उनका मूलानुपात तो बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पर इनके जो अणुसूत्र है वो बिल्कुल क्या है, वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए यह समवायता कहलाता है क्या, बहुलीकरण समवायता कहलाता है। और इसका एक आखिरी भाग जो है, पांचवा जो है वो है उप सहसंयोजी समवायता। इस समवायता में जो हमारा उपसंयोजी यौगिक जो रहता है, जटिल यौगिक जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जटिल आयनों के रूप में होता है। जब यौगिक जो होगा, उपसंयोजी यौगिक जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के जटिल आयनों के द्वारा बना हुआ होता है, और उन दोनों जटिल आयनों में जो केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा उनकी समन्वय संख्या बिल्कुल बराबर होता है, और साथ ही साथ में वो अपने अपने जो लिगेंड होता है उसका एक्सचेंज करता है। धनात्मक वाला जो होगा वो ऋणात्मक वाले को देगा अपना लिगेंड को, और ऋणात्मक वाला जो होगा उसको वापस धनात्मक को देगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और साथ साथ बताते हैं। NiH2O4 Cl2 और Cl2 ना लेकर के यहाँ पे ये धन वाला हुआ, ऋण भाग लेता हूँ मैं इसमें, CrCl4, और इसका उल्टा कर देता हूँ, इसका NiCl4 और CrH2O4। चलिए देखें, यहाँ पर जो उपसंयोजी यौगिक है वो धनात्मक और ऋणात्मक दो जटिल आयनों से बना हुआ है। पहला वाला भाग धनात्मक होता है, दूसरा वाला भाग ऋणात्मक होता है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दो जटिल आयनों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो Ni है, निकिल है, उनके साथ में यहाँ पे लिगेंड है इसमें एक्वा, और क्रोमियम के साथ में है क्लोरो। तो ये अपना लिगेंडों का एक्सचेंज कर रहे हैं। जो H2O है जो पहले Ni के साथ था, अब वो Cr के साथ चला गया, क्रोमियम के साथ चला गया, और जो क्लोरो था जो क्रोमियम के साथ था वो निकिल के साथ चले आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने अपने लिगेंडों का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो चूंकि आपको बताया गया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका द्वितीयक संयोजकता या कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो लिगेंडों की जो संख्या है, समन्वय संख्या है, दोनों जो केंद्रीय धातु जो उनका जो समन्वय संख्या है वो बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये समवायता पाई जाती है। इस प्रकार से हमने इसमें देखे उपसंयोजी यौगिक में जो संरचनात्मक समवायता जो था उसके 5 प्रकार का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। जो त्रिविम समवायता है उसका अध्ययन फिर हम बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।